नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस 6 अप्रैल को अब मनाया जाने वाला है। आपको बताना चाहेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश अनुसार प्रदेश, जिला और मंडल स्तर पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। काशी क्षेत्र अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि काशी क्षेत्र के 337 मंडल में विविध कार्यक्रम आयोजित होंगे। सुबह 9 बजे पार्टी का ध्वज फहराया जाएगा। वहीं इसके बाद निर्धारित मार्ग पर शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। वहीं सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। वहीं कार्यक्रम स्थल पर एलईडी स्क्रीन पर प्रसारण होगा। जिला, महानगर और मंडल स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में डोनेशन हेल्प डेस्क लगाकर माइक्रो डोनेशन अभियान की शुरुआत होगी, जो 30 अप्रैल तक चलेगी। वहीं कार्यकर्ता न्यूनतम 50, 100, 500 और अधिकतम 1000 रुपए तक का डोनेशन दे सकेंगे। वहीं क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी नवरत्न राठी ने बताया है कि पार्टी के स्थापना दिवस पर होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में मंत्री, सांसद, विधायक, पार्टी पदाधिकारी, मोर्चा प्रकोष्ठों और विभागों के पदाधिकारी संबंधित मंडल और जिला स्तर के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। वहीं कार्यकर्ता अपने घरों पर पार्टी का झंडा भी लगाएंगे। कार्यक्रमों के फोटोग्राफ्स आयोजकों की ओर से पार्टी की ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर भेजे जाएंगे। वहीं सोमवार को लोकसभा में एक ऐसा मौका आया जब सदन के सदस्य अपनी हंसी रोक नहीं सके। दरअसल तृणमूल कांग्रेस के एक सदस्य ने गृह मंत्री को संबोधित करते हुए कहा कि जब आप दादा बोलते हैं लगता है कि गुस्से में हैं। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मुझे गुस्सा नहीं आता, मेरी आवाज थोड़ी ऊंची है, लेकिन कश्मीर के सवाल पर गुस्सा हो जाता हूं। शाह ने यह भी कहा कि मैं कभी किसी को डांटता नहीं हूं। जरा आप भी सुनिए अमित शाह का ये बयान। मैं प्रस्ताव करता हूं कि दांडिक मामलों में शिनाख्त और अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए सिद्ध दोष और अन्य व्यक्तियों का माप लेने के, प्राधिकृत करने का, अभिलेखों का परीक्षण करने के और उसके संबंध और आनुषिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं ये महान सदन के सामने एक बिल लेकर आया हूं, जो बिल 1920 के बंदी शिनाख्त कानून को रिप्लेस करेगा। और 1920 से जो स्थापित है वो बंदी शिनाख्त कानून आज कई दृष्टि से अपने आप में, समय की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से दोष सिद्ध करने के लिए अदालतों को जिस प्रकार के प्रमाण चाहिए वो प्रमाण उपलब्ध कराने में और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों की ताकत बढ़ाने में आज एक समय से कालबाह्य हो गया है। इसको रिप्लेस करके दंड प्रक्रिया शिनाख्त विधेयक 2022 आज मैं जो लेकर आया हूं, उससे ये सारे जो कालबाह्य हुए छिद्र है, इसकी न केवल भरपाई होगी और दोष सिद्ध करने के प्रमाण के अंदर बहुत बड़ा इजाफा भी कर पाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, दोष सिद्धि का प्रमाण जब तक नहीं बढ़ता है तब तक देश में कानून और व्यवस्था की परिस्थिति और देश की आंतरिक सुरक्षा दोनों को प्रस्थापित करना, बहाल करना और मजबूत करना एक दृष्टि से संभव ही नहीं है। इसलिए ये विधेयक उचित समय पर लाया गया है। वैसे तो बहुत लेट हो गया है। 1980 में विधि आयोग ने अपनी 87वीं रिपोर्ट के अंदर एक बंदी शिनाख्त अधिनियम 1920 पर पुनः विचार करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था। विधि आयोग ने भेजा था और उस पर बार बार चर्चा भी अनेक फोरम में हुई है। हमने भी सरकार बनने के बाद इस पर राज्यों से भी चर्चा करी है, राज्यों के साथ पत्र व्यवहार भी किया गया है, अनेक प्रकार के इस पर अभिप्राय भी लिए गए हैं और इस सब अभिप्रायों को समाहित करते हुए
और दुनिया भर में क्रिमिनल लॉ में दोष सिद्धि के लिए उपयोग में लिए जाने वाले अनेक प्रावधानों का अध्ययन करने के बाद ये विधेयक लेकर मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मौजूदा स्वरूप में जो कानून है वो बहुत ही सीमित श्रेणी के व्यक्तियों के माप लेने के लिए अधिकृत करता है। कानून में उसका उचित प्रावधान होना बहुत जरूरी है। अतः ये विधेयक लेकर मैं आया हूं, परंतु इतना जरूर कहना चाहता हूं, जब इसको पुरस्तापित किया जा रहा था, मेरे साथी मंत्री मिश्रा जी जब इसको लेकर सदन के सामने आया था, तब अनेक आपत्तियां इस पर उठाई गई। अनेक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंटों को भी कोट किया गया। उसको व्यक्ति की स्वतंत्रता और ह्यूमन राइट के एंगल से भी काफी सारे सदस्यों ने इस पर चिंता व्यक्त की है। चिंता उनकी वाजिब है, परंतु इस सब का इसके अंदर उनकी चिंताओं की भी चिंता इसके अंदर कर ली गई है। वो बाद में मैं जब जवाब दूंगा तब बताऊंगा। इसके साथ साथ भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में एक नया मॉडल प्रिजन एक्ट भी मैन्युअल भी बना रहा है, जो हम राज्यों को यहां से भेजेंगे मॉडल प्रिजन मैन्युअल के नाम से। वो प्रिजन मैन्युअल भेजने के बाद कई सारी चिंता है जो इसके अंदर कवर हो जाएगी। कैदियों के पुनर्वसन के लिए है, फिर से समाज में उनको पुनः प्रस्थापित करने के लिए है, जेल के अधिकारियों के अधिकारों को सीमित करने के लिए है, उनके बीच में अनुशासन कराने के लिए है, अधिकतम सुरक्षा, जेल की सुरक्षा, महिला कैदियों के लिए अलग जेल से लेकर खुली जेल तक की व्यवस्था, ये कई सारी चीजों को ये प्रिजन के जो मॉडल प्रारूप हम यहां से भेजेंगे, वो जेल अधिनियम के अंदर बहुत सारी चीजों को हमने समाहित किया है। इसकी भी मैं जानकारी दूंगा। तो कृपया इस बिल को अकेले में आइसोलेशन में देखने की बजाय आने वाले मॉडल प्रिजन जेल मैन्युअल के साथ मिलाकर देखना होगा। और ढेर सारी चीजों को हमने स्वीकारना भी होगा कि समय पर अगर हम इसके अंदर बदलाव नहीं करते हैं तो हमारी अदालतों को जो साक्ष्य हमने दोष सिद्धि के लिए अदालतों की मदद के लिए जो उपलब्ध कराने हैं, इसमें हम पीछे रहते हैं। दोष सिद्धि का दर भी नहीं बढ़ता है और एक प्रकार से इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी मदद नहीं मिलती है। अतः मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस पर सब अपने अपने विचार रखें। मैं भी बाद में डिटेल जवाब सदन के सामने रखूंगा। और नहीं देखेंगे क्योंकि आप सरकार में नहीं हैं, अभी सरकार बना रही है, मैं बताऊंगा इसके बारे में। सरकार में आप होते तो जरूर देखते दादा। तो इसका भी मैं दादा ने जो कहा इसको मैं बताऊंगा, इसके कुछ डायमेंशन भी सदन के सामने रखूंगा। मैं एडवांस में आश्वस्त करने के लिए कह रहा हूं। नहीं, मैं कभी किसी को नहीं डांटता हूं। मेरी आवाज जरा ऊंचा है, मेरी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। मैं कभी किसी को ना, मैं गुस्से होता हूं। कभी कश्मीर का सवाल आता है तो हो जाता हूं, बाकी गुस्से नहीं होता। तो माननीय अध्यक्ष जी, अतः मेरा सभी सदन के पक्ष विपक्ष सभी सदस्यों से अनुरोध है, इसको एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाए। इसके पीछे सरकार की मंशा कानून को और ज्यादा मजबूती के साथ प्रस्तापित करने के अलावा कुछ नहीं है। जो दोषी है इनकी दोष सिद्धि कर उनको समाज के अंदर से अलग कर उनको भी सुधरने की एक मौका देने के अलावा कुछ नहीं है। और आगे पर यहाँ देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हो, यही हमारी मंशा है। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य योगी सरकार में शपथ लेने के साथ ही काफी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे केशव प्रसाद मौर्य इन दिनों दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की।
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद ट्वीट करते हुए लिखा, मां भारती की सेवा में समर्पित विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता गरीबों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं और नौजवानों के भविष्य देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद भवन में आतिम भेंट कर गांव एवं गरीब के विकास से संबंधित विषयों पर मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं के लिए समर्पित सरकार में गृह और सहकारिता मंत्री, भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह से संसद भवन स्थित कार्यालय में आत्मीय भेंट कर आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त किया है। वहीं गोरखनाथ मंदिर में रविवार को घंटों अफरा तफरी मची रही। एक हमलावर के मंदिर में घुसने और सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने की सूचना के बाद मंदिर परिसर में भगदड़ मच गई। सुरक्षा कर्मियों ने बड़े ही सूझबूझ से बिना फायरिंग किए हमलावर को पकड़ लिया, लेकिन इस बीच 2 सुरक्षा कर्मी घायल हो गए। घायल होने के बाद भी सुरक्षा कर्मियों ने फायरिंग नहीं की। इस दौरान वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने इसका वीडियो बना लिया। 30 सेकंड का ये वीडियो इंटरनेट मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। गोरखनाथ मंदिर के प्रमुख प्रवेश द्वार पर ही गोरखनाथ थाना है। इसके बाद भी गेट के पास एक दरोगा समेत 7 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी रहती है। गेट पर असलहे के साथ मुस्तैद पीएसी के जवान गोपाल गौड़ और अनिल पासवान ने घायल होने के बाद भी आरोपित पर फायर नहीं की। शोर मचाने पर गेट के भीतर मौजूद पुलिसकर्मी और एलआईयू के जवान पहुंचे तो आरोपित ने उन्हें भी मारने के लिए दौड़ लिया। वहीं मोर्चे के पास पुलिसकर्मियों ने हमलावर को घेर लिया, लेकिन धैर्य से काम लिया, जिसकी वजह से अनहोनी नहीं हुई। पीएसी के जवानों को घायल करने के बाद मुर्तजा मंदिर के दक्षिणी गेट के अंदर दाखिल हुआ। गेट पर सुरक्षा व्यवस्था में लगे उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान अनुराग राजपूत और एलआईयू के सिपाही अनिल ने रोकने का प्रयास किया तो उन्हें भी दौड़ा लिया। साहस दिखाते हुए अनुराग दौड़ते हुए मोर्चे के पास पहुंचे। वहां खड़े पीएसी जवान को असलाहा थमा दिया। थोड़ी दूर पर रखे बांस के टुकड़े को उठाकर हमलावर पर प्रहार कर अनिल की मदद से घेर लिया। गेट के पास बने मोर्चा पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने मौका मिलते ही आरोपित को दबोच लिया। तब वह भी घायल हो चुका था। घटना में आतंकी कनेक्शन है या कोई साजिश? एटीएस के साथ ही गोरखपुर पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। इससे पहले गोरखपुर में सीरियल ब्लास्ट हो चुका है। इस वजह से एटीएस इसे गंभीरता से ले रही है। वहीं एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया कि पुलिसकर्मियों ने धैर्य और साहस दिखाते हुए हमलावर को दबोच लिया। पुलिस के साथ ही सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां सभी पहलू की जांच कर रही है। जल्द स्थिति साफ हो जाएगी। तो गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर प्रांगण में हुई हमले की घटना को आतंकी साजिश भी माना जा रहा है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने सोमवार को लोक भवन में मीडिया को बताया कि गोरखपुर मंदिर की घटना में आतंकी साजिश की आशंका है। इस प्रकरण की जांच उत्तर प्रदेश एटीएस और एसटीएफ को सौंपी गई। इस मामले में एनआईए की भी मदद ली जा सकती है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों एजेंसियों के एडीजी गोरखपुर भेज दिए गए हैं। उसके पास से जो चीजें बरामद हुई हैं वो गहरी साजिश की ओर इशारा कर रही है। इस प्रकरण में गोरखनाथ थाना में केस भी दर्ज किया गया और इस मामले में अभी तक आतंक संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता है। घटना की गहनता से जांच की जा रही है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि इस पर पूरी गंभीरता से जांच हो रही है। इसमें आतंकी हमले की साजिश तो नहीं है। हमारी एटीएस इस मामले की जांच कर रही है और एसटीएफ भी इसमें सहयोग कर रही है। हम लोग इस चीज से इनकार नहीं कर सकते कि आज के डेट में कि आतंकी घटना नहीं थी। एक व्यक्ति गोरखनाथ मंदिर के गेट नंबर 1 पे तैनात पुलिसकर्मियों पर धारदार हथियार से उसने हमला किया तथा कुछ धार्मिक नारे लगाए। उसके अटैक से 2 जवानों को गंभीर चोटें आई हैं,
जिनका नाम क्रमशः गोपाल गौड़ और अनिल पासवान है। क्योंकि आप सबको विदित है कि जितने भी महत्वपूर्ण संस्थान हैं उनकी अपनी एक सुरक्षा योजना होती है और उसके तहत ही वहां तैनातियां रहती हैं। वहां के सजग और सतर्क पुलिस कर्मियों ने तुरंत ही अन्य साथियों के साथ मिलकर उस व्यक्ति को काबू किया तथा उसकी गिरफ्तारी की। उस व्यक्ति के पास से जो चीजें बरामद हुई हैं वो उन चीजों को देख के लगता है कि एक गंभीर बड़ी साजिश की तैयारी थी और इसमें जैसा कि एसीएस होम साहब ने बताया कि हम लोग इस चीज से इनकार नहीं कर सकते कि आज के डेट में ये आतंकी घटना नहीं थी। एक व्यक्ति गोरखनाथ मंदिर के गेट नंबर 1 पे तैनात पुलिसकर्मियों पर धारदार हथियार से उसने हमला किया तथा कुछ धार्मिक नारे लगाए। उसके अटैक से 2 जवानों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका नाम क्रमशः गोपाल गौड़ और अनिल पासवान है। क्योंकि आप सबको विदित है कि जितने भी महत्वपूर्ण संस्थान हैं उनकी अपनी एक सुरक्षा योजना होती है और उसके तहत ही वहां तैनातियां रहती हैं। वहां के सजग और सतर्क पुलिस कर्मियों ने तुरंत ही अन्य साथियों के साथ मिलकर उस व्यक्ति को काबू किया तथा उसकी गिरफ्तारी की। उस व्यक्ति के पास से जो चीजें बरामद हुई हैं वो उन चीजों को देख के लगता है कि एक गंभीर बड़ी साजिश की तैयारी थी और इसमें जैसा कि एसीएस होम साहब ने बताया कि हम लोग इस चीज से इनकार नहीं कर सकते कि आज के डेट में ये आतंकी घटना नहीं। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए केकेडी न्यूज के साथ।